ओके। हेलो दोस्तों, कॉमिक स्टोरी अड्डा पे आपका स्वागत है। तो आज लेकर आई हूँ मैं मनोज कॉमिक से। कॉमिक का नाम है मौत का सपना और ये है इस कॉमिक का टाइटल। कुछ टाइम से मैं एक दो कॉमिक सीधी मनोज कॉमिक से ही ला रही हूँ, क्योंकि कभी कभी जो कॉमिक पसंद आ जाती है, यानी कि कॉमिक का टाइटल। फिलहाल अंदर क्या होने वाला है ये तो मुझे नहीं पता। तो चलिए, कॉमिक का नाम है मौत का सपना और बढ़ते हैं कॉमिक की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, कर लीजिए सब्सक्राइब और अपने कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए कि आपको कॉमिक कैसी लगती है। हमारी कॉमिक का नाम है मौत का सपना। इसके लेखक हैं अंसार अख्तर, कला निर्देशक हैं प्रताप मुलिक, चित्रकार हैं चंदू अश्विन सुलेख पलवड़ेकर के हैं। यहाँ से कॉमिक शुरू होती है। इसके प्रिंट के लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन आप कॉमिक ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। शहर की ओर जाने वाली मुख्य सड़क के किनारे खड़ा वह युवक शायद किसी की प्रतीक्षा कर रहा था। जैसे ही एक कार वहां से गुजरी, उस युवक ने उसे रोकने का इशारा किया। मुझे शहर जाना है, अगर आप लिफ्ट दे दे तो बड़ी मेहरबानी होगी। बैठ जाइए। युवक कार में बैठ गया और बैठते ही ठाक, आह! यह तो हो गया कम से कम 2 घंटे के लिए बेहोश। फिर ड्राइविंग सीट संभालने से पहले उसने अपना गिटार बॉक्स खोला और उसमें रखी हुई राइफल को जोड़ने लगा। शहर में गांधी मैदान में एक सभा होने जा रही थी। सभा को करने के लिए केंद्रीय मंत्री रोशन दीपक पधारने वाले थे। पंडाल से कुछ दूर सड़क के किनारे एक सफेद कार में इंस्पेक्टर विकास ठाकुर अपने ड्राइवर के साथ मौजूद थे। मंत्री जी की कार पंडाल के सामने आकर रुकी। इंस्पेक्टर विकास ने अपनी दूरबीन उठाई। कुछ क्षणों के बाद इंस्पेक्टर की दूरबीन ने कुछ दूरी पर खड़ी एक काली गाड़ी पर फोकस किया। ओह, यह तो तेजपाल है और एक कुख्यात आतंकवादी संगठन का भगोड़ा लीडर। जैसे ही मंत्री जी की कार से बाहर निकले इंस्पेक्टर विकास ने तेजपाल को कार की खिड़की से राइफल की नाल बाहर निकालते देखा। ओ गॉड! तेजपाल ने साइलेंसर युक्त राइफल से फायर किया, लेकिन उसकी गोली के सामने मंत्री जी का एक अंगरक्षक आ गया। आ धाए! लो, बच गया। घायल होने के बावजूद तेजपाल ने स्टीयरिंग संभाल कर गाड़ी एक तरफ दौड़ा दी। अगले ही पल मंत्री जी के साथ आए कमांडोज की गाड़ी उसके पीछे रवाना हो गई। इंस्पेक्टर विकास भी वापस अपनी गाड़ी में आ बैठा। उसका पीछा करो। इंस्पेक्टर आगे जाती दोनों गाड़ियों को देख रहा था। उसने वायरलेस सेट संभाला और संदेश प्रसारित करने लगा। हेलो सिक्योरिटी सेंटर, गांधी मैदान के बाहर मंत्री जी पर गोली चलाई गई है, लेकिन गोली एक अंगरक्षक को लगी है। हमलावर कुख्यात आतंकवादी तेजपाल है। वह एक काली गाड़ी में सुपर हाईवे की ओर भाग रहा है। मैं उसका पीछा कर रहा हूँ। इस क्षेत्र में जितनी भी गश्ती गाड़ियां हैं, उन्हें सूचित कर दिया जाए कि काली गाड़ी को रोकने की कोशिश करें। मैसेज रिसीव। तुम उसके पीछे लगे रहो। इस बार तेजपाल बचकर नहीं निकलना चाहिए। तेजपाल भी अपने पीछे आ रही गाड़ियों को देख रहा था। हाईवे अभी काफी दूर था, इसीलिए उसने जानबूझकर अपनी गाड़ी को सड़क और गलियों में घुमाना शुरू कर दिया। कमांडोज की गाड़ी भी उसी लेन की ओर मुड़ी। अचानक एक बच्चा सामने आ गया। आई! कार के ड्राइवर ने घबराकर स्टीयरिंग घुमाया, लेकिन वह दुर्घटना से बच नहीं सका। इंस्पेक्टर विकास के ड्राइवर ने यह दुर्घटना देखकर भी कार नहीं रोकी। कार करीब 100 गज आगे जा रही थी। सर, आप फायर करके उसका टायर ब्रस्ट कर दीजिए। तुम स्पीड जाकर उसके निकट बचाने की कोशिश करते रहो। जैसे ही तेजपाल की कार लेन से बाहर निकली, धड़ाक! तेजपाल उल्टी हुई जीप से निकट के गाड़ी निकाल कर ले गया और फिर वह सुपर हाईवे तक पहुंचने में सफल हो गया। विकास की गाड़ी उसके पीछे थी। अब सारा दारोमदार स्पीड पर है। वह बहुत तेज जा रहा है। तुम भी स्पीड बढ़ाओ। यस सर। उधर वायरलेस मैसेज के फलस्वरूप हाईवे के चेक पोस्ट पर पुलिस होशियार खड़ी थी। काली गाड़ी आ रही है, रोल लॉक करो। तेजपाल ने जैसे ही बेरिंग गिरते देखा, गाड़ी की गति थोड़ी कम कर दी और चेक पोस्ट के 50 गज पहले ही उसने गाड़ी को गड्ढे में उतार दिया। इससे पहले कि चेक पोस्ट पर खड़े सिपाही कुछ कर पाते, बेरिंग के बराबर वाली गाड़ी निकाल कर ले गया। ओह उफ! विकास भी दूर से चेक पोस्ट से आई बाई और उड़ता हुआ धूल का बादल देख रहा था। वह निकल गया। जो हरकत उसने की है तुम भी करो, लेकिन तुम गाड़ी चेक पोस्ट के दाईं ओर से निकालना ताकि धूल से बच सको। उसकी गाड़ी भी चेक पोस्ट से निकट से गुजरी। ओह उफ! क्या मुसीबत है! धूल के बादल से गुजरते ही उन्हें आगे जा रही गाड़ी नजर आ गई। स्पीड बढ़ाओ। मैंने पूरा एक्सीलेटर दबा रखा है जनाब।
काफी दूर पर एक ट्रक सड़क पर यू टर्न करने की कोशिश कर रहा था। अब तो उसे पकड़ना ही पड़ेगा, लेकिन तेजपाल शायद पूरा खतरा उठाने के मूड में था। लेकिन विकास ने ड्राइवर को ब्रेक लगाने ही पड़े। उफ, अब वह निकल जाएगा। तभी ट्रक के दूसरी ओर उसे एक जबरदस्त धमाका सुनाई दिया। यह क्या हुआ? ओह! विकास के देखते ही देखते काली गाड़ी लुढ़कनियां खाती हुई सड़क के किनारे एक पेड़ से टकराई और उसमें आग लग गई। सर, इतने भयानक एक्सीडेंट और आग से किसी का जीवित बचकर निकलना असंभव है। तेजपाल अपने किए की सजा पा गया। हाँ। फिर विकास अपनी कार में आया और वायरलेस पर संदेश देने लगा। हेलो हेडक्वार्टर, तेजपाल की कार एक ट्रैक्टर से टकराकर उलट गई है और उसमें आग लग चुकी है। ऐसे भड़कते हुए तेज शोलों से कोई बचकर नहीं निकल सकता। मुझे यकीन है कि कार के साथ ही तेजपाल भी समाप्त हो चुका है। उधर बेडरूम में गहरी नींद में सोई इन दिनों कॉलेज की छुट्टियों से वह अपनी सहेली आशा के यहाँ छुट्टियां बिताने आई हुई थी। अपना घर लखनऊ में था। उसकी सहेली आशा के पिताश्री डॉक्टर थे। आशा के दो भाई थे। छोटे भाई का नाम जसपाल था और बड़े का तेजपाल। लेकिन बरखा तेजपाल से कभी नहीं मिली थी। जसपाल और उसके डैडी से वह काफी बेतकल्लुफ हो चुकी थी। आधी रात का समय था। अचानक बरखा बिस्तर से उठी और बेडरूम के दरवाजे की ओर बढ़ी। वास्तव में बरखा को नींद में चलने की बीमारी थी और कोठी के ड्राइंग रूम में आशा के डैडी और उसका भाई सोफे पर लेटे हुए तेजपाल की बाहों में से गोली निकालने में लगे हुए थे। उफ, बहुत दर्द हो रहा है। बुरे काम करोगे तो दर्द भी सहने पड़ेंगे। कितनी बार तुम्हें समझाया है कि भाषण नहीं चाहिए, अपना काम करते रहिए। भैया, तुम्हें डैडी से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। तभी ड्राइंग रूम के खुलते हुए दरवाजे में से बरखा एक ओर जाती दिखाई दी और सब चुप हो गए। बरखा दूसरे दरवाजे से चली गई। यह लड़की कौन थी? अपनी आशा की सहेली है, लखनऊ से आई है। उसने मुझे देख लिया, जबकि मैंने बड़ी मुश्किल से पुलिस को अपने मर जाने का विश्वास दिलाया है। अब मेरा राज खुल जाएगा। नहीं भैया, शायद बरखा ने आपको नहीं देखा, वह नींद में चल रही थी। लेकिन मैं कोई खतरा मोल नहीं ले सकता। तुम तहखाने में मेरे साथी कुंदन और जगत को बुला कर लाओ। इस लड़की को खत्म करना होगा। खत्म करना होगा? तुम बरखा की हत्या करोगे? हाँ, शट अप। मैं औलाद के प्रेम में अंधा होकर कई साल से तुम्हारा अपराध सहन करता आ रहा हूँ। मैंने इस घर में, तहखाने में तुम्हें और तुम्हारे साथियों को पनाह दे रखी है। इसका मतलब यह नहीं कि तुम मनमानी करोगे। खबरदार, जो बरखा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी, वह हमारी मेहमान है। लेकिन उसने मेरा राज जान लिया है। अगर पुलिस ने मुझे यहाँ से गिरफ्तार किया तो मेरे साथ आप सब भी पकड़े जाएंगे। अच्छा होगा। इस प्रकार हमें उस अपराध की सजा मिल जाएगी जो हमने तुम्हारा अपराध छुपा कर किया है। अपने डैडी को क्रोध में देखकर तेजपाल खामोश हो गया। अच्छा, मैं तहखाने में जा रहा हूँ। जाओ और अब जल्दी से अपने लिए कोई नया ठिकाना तलाश कर लो। मैं तुम्हें अपने घर में और पनाह नहीं दे सकता। तेजपाल तहखाने में पहुंचा। उसके साथ ही कुंदन और जगत शराब पीने में व्यस्त थे। जगत उसे देखकर बोला, सब ठीक तो है ना उस्ताद? तुम कुछ परेशान लग रहे हो। कुछ भी ठीक नहीं है जगत, हमें एक हत्या करनी पड़ेगी। किसकी हत्या करनी है उस्ताद? एक लड़की की। फिर तेजपाल ने उन्हें पूरी कहानी बताई और बात सुनकर, हाँ उस्ताद, अब तो उस लड़की को मारना ही होगा, वरना तुम्हारा राज खुल जाएगा। लेकिन डैडी नहीं चाहते कि लड़की को नुकसान पहुंचे। तुम कोई ऐसी तरकीब सोचो जिससे उसकी मौत का हम पर इल्जाम ना आए। चिंता न करो उस्ताद, हम कोई ना कोई तरीका अवश्य सोच लेंगे। लेकिन तुमने अभी तक यह नहीं बताया कि तुमने पुलिस को अपनी मौत का यकीन कैसे दिला दिया। बस अचानक ही एक तरकीब सूझ गई। ट्रक के दूसरी तरफ आते ही मैंने सामने से आता ट्रैक्टर देखा। मुझे विचार आया, अगर मैं गाड़ी ट्रैक्टर से भिड़ा दूं और खुद नीचे कूद जाऊं तो पुलिस को धोखा दे सकता हूं। बस मैंने गाड़ी का दरवाजा खोला और सड़क के किनारे कच्ची मिट्टी पर कूद गया और उधर पेड़ से के पीछे छुप गया। मेरे सामने ही गाड़ी ट्रैक्टर से टकराई थी और पलटती हुई एक पेड़ से जा टकराई और फिर जोरदार धमाके के साथ गाड़ी को आग लग गई। अब पुलिस को गाड़ी में जो लाश मिलेगी वह बुरी तरह जल चुकी होगी। उसमें मेरी लाश समझा जाएगा, यानी अब मैं पुलिस के लिए मर चुका हूँ। बस फिर मैं छुपता छुपाता वहां से निकल आया। लेकिन अब उस लड़की के कारण मेरी सारी योजना गड़बड़ हो गई। लड़की की तुम चिंता ना करो उस्ताद, मैंने एक तरकीब सोच ली है। उसकी मौत का आरोप तुम्हारे डैडी कभी तुम पर नहीं लगा सकेंगे। अगले दिन दोपहर को इंस्पेक्टर विकास डॉक्टर जगपाल के सामने उनकी कोठी पर पहुंचा। मैं आपके लिए एक बुरी खबर लेकर आया हूँ डॉक्टर जगपाल। बुरी खबर? जी हाँ, आपका बेटा तेजपाल कल शाम कार एक्सीडेंट में मारा गया। वह एक हत्या करके भाग रहा था। पुलिस उसका पीछा कर रही थी कि उसकी कार एक ट्रैक्टर से जा टकराई। ओह,
तो क्या मेरा भाई मर गया? जी हाँ। तेजपाल की मौत की खबर सुनकर इन दोनों को बिल्कुल दुख नहीं हुआ। बड़ी हैरत की बात है। और तभी आशा और बरखा भीतर प्रविष्ट हुई। अरे बरखा, तुम? विकास, क्या तुम इंस्पेक्टर साहब को जानती हो बरखा? यस अंकल, ये लखनऊ के ही रहने वाले हैं। हम एक ही मोहल्ले में रहते थे। कुछ साल पहले ये दिल्ली आ गए। तुम्हें अचानक देखकर बड़ी खुशी हुई है बरखा। यद्यपि इस वक्त मैं यहाँ एक दुखद सूचना देने आया हूँ, फिर भी अपनी खुशी दबा नहीं पा रहा हूँ। कैसा दुखद समाचार विकास? यह तुम्हें डॉक्टर जगपाल बताएंगे। मैं अब चलता हूँ। अरे हाँ, मैं यह पूछना तो भूल ही गया कि तुम लखनऊ से यहाँ कैसे आ गई? अपनी सहेली आशा के साथ छुट्टियां बिताने आई हूँ, मगर तुम इस तरह नहीं जा सकती। मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी हैं। तो फिर चलो मेरे साथ किसी रेस्टोरेंट में बैठकर कॉफी पियेंगे और बात करेंगे। ओके, मैं अभी कपड़े बदल कर आती हूँ। बरखा कपड़े बदलने चली गई। आशा भी अपने कमरे में चली गई अपनी। और यहाँ, आपने लड़कियों को तेजपाल के विषय में क्यों नहीं बताया? क्या फायदा है बताने का? हमारे लिए तो तेजपाल उसी दिन मर गया था जिस दिन उसने आतंकवादी संगठन से नाता जोड़ा था। उधर बरखा अपने कमरे में प्रविष्ट होकर सीधी अलमारी की तरफ बढ़ी। विकास से मिलकर बहुत खुशी हो रही है। अच्छी सी ड्रेस पहनकर उसके साथ जाऊंगी। और जैसे ही उसने अलमारी खोली, फुस, सांप निकला। आई! बरखा की चीख ड्राइंग रूम में पहुंची ही थी। यह कौन चीखा? बरखा की आवाज लगती है। जसपाल और डॉक्टर बेडरूम की ओर दौड़े और विकास भी उनके पीछे था। कुछ ही क्षण बाद तीनों बरखा के कमरे में प्रविष्ट हो गए। ओह! और अगले ही पल विकास का सर्विस रिवॉल्वर उसके हाथ में था। तुम हिलना मत बरखा, गोली न चलाना इंस्पेक्टर, वरना लड़की को लग जाएगी। लेकिन विकास को अपने निशाने पर पूरा भरोसा था। उसने गोली चला दी। धाएं! सांप के मरते ही बरखा दौड़कर विकास के निकट आ खड़ी हुई। ओ विकास, तुमने मुझे बचा लिया। मुझे हैरत है, कोठी में सांप कहाँ से आ गया? सांप का क्या है इंस्पेक्टर साहब, आ गया होगा कहीं से रेंगता हुआ। लेकिन भैया, वह कपड़ों की अलमारी से निकला था। भला वह अलमारी में कैसे पहुंच गया? विकास गहरी नजरों से डॉक्टर और उसके बेटे जसपाल के चेहरे देख रहा था। यहाँ अवश्य कोई खतरनाक खेल खेला जा रहा है। शायद बरखा से ही कोई महत्वपूर्ण बात पता चल जाए। अब छोड़ो इस बात को, सांप मर चुका है, तुम मेरे साथ चलो। फिर विकास ने बरखा को कपड़े बदलने का समय भी नहीं दिया और उसका हाथ थामकर कमरे से बाहर ले गया। बरखा को उसके साथ नहीं जाना चाहिए था डैडी। अगर उसने इंस्पेक्टर को भैया के बारे में बता दिया तो क्या होगा? होगा क्या, तुम्हारा बड़ा भाई पकड़ा जाएगा और उसे फांसी दी हो जाएगी। मैं अब उससे दुखी हो चुका हूँ। यह सांप वाली हरकत भी उसी की है। मेरे मना करने पर भी उसने बरखा की जान लेने की कोशिश की। कमीना कहीं का। कोठी के बाहर आने के बाद विकास और बरखा के साथ अपनी गाड़ी की ओर जा रहा था जो सड़क के उस पार खड़ी थी। अंकल के घर सांप कहाँ से आ सकता है विकास? वह आया नहीं था, बल्कि तुम्हें मारने के लिए लाया गया था। मुझे मारने के लिए? यह तुम क्या कह रहे हो विकास? भला कोई मुझे क्यों मारना चाहेगा? ताकि जो कुछ तुम जानती हो किसी को बता ना सको। बातें करते हुए वे सड़क के बीच पहुंच गए। तभी विकास की नजर तेजी से आती हुई कार पर गई। बरखा, बचो! बरखा को साथ लिए वह नीचे गिरा और दोनों लुढ़कते हुए कार के रास्ते से हट गए। फिर दोनों कपड़े झाड़ते हुए उठे। बरखा बहुत भयभीत थी। यह क्या हुआ विकास? कातिलाना हमला, किसी ने तुम्हें फिर मारने की कोशिश की है। बरखा को लाकर उसने अपनी कार में बिठाया। अब हम किसी रेस्टोरेंट में बैठकर बात करेंगे। मुझे बहुत डर लग रहा है। कुछ देर बाद। तुम कॉफी का ऑर्डर करो, मैं जरा एक फोन करके आता हूँ। अच्छा। काउंटर पर आकर उसने पुलिस स्टेशन फोन मिलाया। हेलो, मैं इंस्पेक्टर विकास बोल रहा हूँ। यस सर। फिर विकास दबे स्वर में फोन पर कुछ निर्देश देने लगा। फोन करने के बाद वह वापस टेबल पर पहुंचा। अब तुम मुझे बताओ कि डॉक्टर की कोठी में रहते हुए तुम उनके किस राज से परिचित हो गई हो? मैं कुछ समझी नहीं विकास, तुम किस राज की बात कर रहे हो? मैं जानना चाहता हूँ कि कहीं तुमने कोठी में कोई ऐसी चीज या गतिविधि होते तो नहीं देखी थी जो तुम्हें असाधारण लगी हो? नहीं तो? तुम डॉक्टर के बड़े बेटे तेजपाल को जानती हो? सिर्फ नाम सुना है। आशा कह रही थी कि तेजपाल उनके साथ नहीं रहता। बहुत देर तक विकास उससे सवाल पूछता रहा, लेकिन बरखा कोई काम की बात ना बता सकी। बरखा पर हुए हमले को देखकर मेरा शक यकीन में बदलता जा रहा है कि तेजपाल जिंदा है। कार में जो जली हुई लाश मिली थी वह उसके किसी साथी की भी हो सकती है। और अगर तेजपाल जीवित हो तो बरखा ने अवश्य ही जाने अनजाने उसका राज जान लिया है, जिसे वह मासूम लड़की समझ नहीं पा रही है। क्या सोच रहे हो विकास? तुम्हारे बारे में ही सोच रहा हूँ।
तुम मेरी बात मानो और आज ही वापस लखनऊ चली जाओ। शाम 4 बजे एक एयरप्लेन जाता है, मैं उस पर तुम्हारी सीट बुक करा दूंगा। तुम तुरंत घर जाकर अपना सामान पैक कर लो। विकास के समझाने पर वर्षा वापस लखनऊ जाने के लिए तैयार हो गई और फिर जैसे ही वह रेस्टोरेंट से जाने के लिए दरवाजे की ओर बढ़ी और तभी छना कुछ गिरा। यह क्या हुआ? जो होना चाहिए था। अगर मैं उस व्यक्ति से अटक कर न रुक गया होता तो इस वक्त हम दोनों के ठीक इस फानूस के नीचे होते। फिर वहां रुके बिना वह बरखा को खींचता हुआ बाहर ले गया। तुम जाकर रवानगी की तैयारी कर लो, मैं तुम्हारी टिकट के लिए एयरपोर्ट जा रहा हूँ, मगर मुझे अकेले जाते हुए डर लगेगा। तुम अकेली नहीं हो बरखा, मेरी आंखें तुम्हारी निगरानी करेंगी। अब जैसा मैं कहता हूँ वैसा करती जाओ। मैं अपनी कार में जा रहा हूँ, तुम टैक्सी लो और रवाना हो जाओ। अच्छा। विकास उसे वहीं छोड़कर अपनी कार में बैठकर रवाना हो गया। तुरंत ही एक टैक्सी बरखा के निकट से गुजरी और बरखा ने उसे रोका। जैसे ही वह टैक्सी में बैठकर रवाना हुई, कुछ दूर पर सड़क के किनारे खड़ी एक दूसरी टैक्सी भी स्टार्ट होकर उसके पीछे चल दी। कुछ दूर जाने के बाद बरखा को एहसास हुआ कि टैक्सी गलत रास्ते पर जा रही है। ड्राइवर, किधर जा रहे हो तुम? जहन्नुम में। टैक्सी रोको, अब यह टैक्सी नहीं रुकेगी मैडम। तभी पीछे आने वाली टैक्सी आगे निकली और रास्ता रोक कर खड़ी हो गई। ओह! टैक्सी के रुकते ही बरखा दरवाजा खोलकर बाहर कूद गई। रास्ता रोकने वाली टैक्सी से एक युवक बाहर निकला। यह तो पुलिस वाला लगता है। कुंदन ने तुरंत टैक्सी बैक गियर में डाली और उल्टी दौड़ा दी। भाग गया साला। आप कौन है? मैं दोस्त हूँ मैडम, इंस्पेक्टर विकास के आदेश पर आपकी निगरानी कर रहा हूँ। आप मेरे साथ आइए। आप ना आते तो वह न जाने मुझे कहाँ लेकर जाता। युवक उसे टैक्सी में बिठाकर कोठी पर छोड़ गया और उसने कमरे में पहुंचते ही बरखा के सामान पैक करना शुरू कर दिया। 1 घंटे में 4 बार मेरी जान लेने की कोशिश की गई है, अब मैं यहाँ नहीं रुकूंगी। और तभी, कहाँ जा रही हो तुम? लखनऊ। प्लीज आशा, मुझे रुकने के लिए मत कहना। विकास ने मेरी सीट हवाई जहाज पर बुक करा दी होगी और कुछ ही देर में वह मुझे लेने आ रहा है। लेकिन आशा चुप हो गई थी। आधे घंटे बाद विकास का फोन आया, जिसे जसपाल ने रिसीव किया। मिस्टर जसपाल, बरखा से कह दीजिए मैं आधे घंटे बाद उसे लेने आ रहा हूँ। आप कष्ट न कीजिए इंस्पेक्टर साहब, बरखा को मैं एयरपोर्ट पहुँचा दूंगा, आप हमें वहीं मिल जाइए। ओके मिस्टर जसपाल, 4:30 बजे बरखा की फ्लाइट है, प्लीज उसे ठीक समय पर एयरपोर्ट पहुँचा दीजिएगा, आप चिंता न कीजिए। 3 बजे बरखा जसपाल के साथ उसकी गाड़ी में एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गई। कुछ दूर आने के बाद, हा हा हा, जसपाल भैया यह क्या है? यह पिस्तौल है मेरी बहन, लो इसे अपनी रक्षा के लिए रखो। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। कम से कम तुम्हें मुझसे तो नहीं डरना चाहिए। हाँ, मेरा भाई तेजपाल जरूर तुम्हारा दुश्मन बना हुआ है। उसे शक है कि तुमने उसे जीवित देख लिया है, जबकि वह अपने मृत होने का नाटक रच चुका है। अब वह तुम्हें मारना चाहता है और इसीलिए मुझे तुम्हारे साथ भेजा है। मुझे आदेश है कि रास्ते में एक जगह गाड़ी रोक दूं, वहाँ तेजपाल के आदमी प्रतीक्षा कर रहे होंगे ताकि तुम्हारी हत्या कर सकें। लेकिन मैंने तुम्हें बचाने का फैसला किया है, क्योंकि मैं तुम्हें बहन समझता हूँ। अब मैं जहाँ गाड़ी रोकूंगा वहाँ तुम गाड़ी से उतरकर भाग जाना। मैं तुम्हारे पीछे आऊंगा, तुम पलटकर फायर करना, ताकि हमें देखने वाले यही समझें कि मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा बल्कि तुम स्वयं भागी हो। कुछ देर बाद एक निर्माणाधीन इमारत के निकट जसपाल ने कार रोक दी। बरखा तुरंत ही कार से उतरकर इस इमारत की ओर भागी। कुछ दूरी पर एक कार के निकट तेजपाल के 2 साथी कुंदन और जगत खड़े बरखा को नीचे उतरते देख रहे थे। उन्हें दिखाने के लिए जसपाल भी बरखा के पीछे पिस्तौल लेकर उतरा। बरखा, ठहर जाओ। तभी बरखा ने पलटकर फायर किया और फिर निर्माणाधीन इमारत की ओर बढ़ती चली गई। उसके पास पिस्तौल कहाँ से आ गया जसपाल? पता नहीं, वह इमारत की ओर गई है, चलो पकड़ने के लिए। बरखा इमारत के भीतर पहुंची। यहाँ तो कोई छुपने की जगह भी नहीं, अब मैं क्या करूं? तभी उसकी नजर ऊपर जाने वाली सीढ़ियों पर पड़ी। ऊपर चलती हूँ। ऊपर खुली छत थी, एक तरफ ईंटों का ढेर लगा हुआ था, यहाँ छुप जाती हूँ। कुछ ही क्षण बाद मैंने उसे ऊपर जाते देखा था, ऊपर कहीं छुपकर बैठी होगी। फिर उन्होंने ऊपर पहुंचकर उसे ईंटों की बोरियों के पीछे ढूंढना शुरू कर दिया और जल्दी ही वह रही, गोली मार दो। जसपाल ने बरखा को बचाने के लिए गोली चलानी चाहिए और तभी धाएं, जगत ने पलटकर फायर कर दिया। धाएं धाएं गोली चली और जैसे ही उसने जसपाल पर फायर करने का निशाना साधा, आप हट जाइए मैडम, वह दुश्मन है। ठहरिए। नहीं जसपाल भैया, दुश्मन नहीं है, इन्होंने तो मुझे बचाया है। ओह,
मिस्टर जसपाल, इस वक्त आपसे बात करने का मेरे पास समय नहीं है क्योंकि बरखा जी को तुरंत एयरपोर्ट पहुंचाना है। मैं इन्हें ले जा रहा हूं। प्लीज आप कहीं से फोन करके पुलिस को यहाँ बुला लीजिए। ओके। इमारत के बाहर वह टैक्सी खड़ी थी जिसमें वह युवक आया था। बैठिए। थैंक्स। एयरपोर्ट के बाहर जैसे ही टैक्सी रुकी, मिस बरखा, यह आपका टिकट है। आप सीधी सिक्योरिटी चेक के लिए जाइए। लेकिन इंस्पेक्टर विकास कहाँ है? किसी कारणवश वह नहीं आ सके और मुझे आपको सुरक्षित विमान में सवार करने के लिए भेजा है। ओके। और जब वह जाने लगी, मिस वर्षा, जरा होशियार रहिए, दुश्मन बहुत चालाक है, विमान में भी आप पर हमला हो सकता है। मैं सावधान रहूंगी। विमान में अपनी सीट पर बैठने के बाद उसने आसपास बैठे यात्रियों की ओर देखा। ओह, वह दाढ़ी वाला मुझे घूर ही रहा है। एयर होस्टेस विमान में प्रवेश कर रहे एक पादरी का स्वागत कर रही थी। वेलकम फादर। गॉड ब्लेस यू माय चाइल्ड। पादरी पिछली पंक्ति की सीट पर बैठ गया। यह दाढ़ी वाला लगातार मेरी ओर देख रहा है। यह दुश्मन हो सकता है। विमान ने उड़ान भरी और कुछ देर बाद वह जेब में हाथ डाल रहा है। क्या पिस्तौल निकालेगा? तभी एयर होस्टेस निकट आ पहुंची। सुनिए। यस प्लीज। देखिए, मैं बड़ी मुसीबत में फंसी हुई हूँ। विमान में सवार होने से पहले 4 बार मुझ पर कातिलाना हमला हो चुका है और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे विमान में भी दुश्मन मौजूद हैं। मुझे यहाँ बैठकर बहुत डर लग रहा है। वैसे तो यहाँ आपको कोई खतरा नहीं हो सकता, फिर भी अगर आप चाहें तो आपको स्टीवर्ड केबिन में बैठा सकती हूँ। एयर होस्टेस उसे स्टीवर्ड केबिन में ले गई। आप यहाँ बैठ सकती हैं। बरखा एक स्टूल पर बैठ गई। यहाँ कोई खतरा नहीं। कुछ देर बाद एयर होस्टेज खाने की ट्रॉली लेकर बाहर चली गई। अब लखनऊ पहुंचने में 10 मिनट का ही समय शेष था। अचानक पिछली पंक्ति में बैठा हुआ पादरी अपनी सीट से उठकर टॉयलेट की ओर बढ़ा। कुछ देर बाद वह टॉयलेट से निकला और अपनी सीट पर जाने की बजाय सीधा स्टीवर्ड केबिन की ओर बढ़ा। बरखा सीट पर आंखें बंद किए बैठी थी कि आहट सुनकर उसकी आंख खुल गई। फादर। यस माय चाइल्ड। तुम शायद किसी से भयभीत हो बेटी। मैं तुम्हारे लिए दुआ करने आया हूँ। और तभी उसने चाकू निकाला। पादरी का हाथ ऊपर उठा। तभी दरवाजे से वह दाढ़ी वाला दिखाई दिया। ओह! उसने छलांग लगाई, आई और पादरी पर अटैक कर दिया। उफ! अब तुम्हें कोई खतरा नहीं है बरखा। विकास, तुम? दाढ़ी वाले के मुख से विकास का स्वर सुनकर वह हैरान रह गई। यस, मैं विकास हूँ और यह पादरी वास्तव में तेजपाल है। तेजपाल? हाँ, यह देखो, जरा पहचानो तो। क्या तुमने इसे कहीं देखा है? हाँ विकास, मुझे लगता है मैंने इसे कहीं देखा है। शायद अंकल की कोठी में या फिर सपने में। हाँ, याद आया, अंकल और जसपाल मिलकर इसका ऑपरेशन कर रहे थे। ओह, अब मैं समझी, मुझे नींद में चलने की बीमारी है। शायद उसी हालत में मैंने इसे देखा होगा। यह भी खूब रही, तुमने इसे नींद की हालत में देखा और फिर भूल गई, लेकिन यह समझता रहा कि इसका भेद खोल देगी, इसीलिए यह तुम्हारी जान का दुश्मन बन गया। अब इसे और इसकी मदद करने वाले सब लोगों को कानून सजा देगा। मगर तुमने यह वेश क्यों बदला था विकास? मैं जानता था कि जब इसके आदमी तुम्हें दिल्ली में समाप्त करने में असफल हो जाएंगे तो यह तुम्हें लखनऊ या फिर रास्ते में खत्म करने की कोशिश करेगा। इसीलिए मैंने वेश बदलकर तुम्हारे साथ चलने का फैसला किया था। ओह विकास, अगर तुम न होते तो वह शैतान मुझे जरूर मार डालता। और यहाँ पर हो गई ये कॉमिक खत्म। बताइए आपको ये कॉमिक कैसी लगी जिसका नाम था मौत का सपना। तो भाई कॉमिक तो हो गई खत्म। फिलहाल मुझे लगा जरूर इस लड़की को कोई सपना आएगा, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। उसको तो नींद में चलने की बीमारी थी। फिलहाल आप बताइए आपको ये कॉमिक कैसी लगी। पसंद आई हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और अपना कमेंट जरूर करके बताइएगा। और हाँ, आप लोग जब भी कोई कमेंट करते हो मुझको बहुत अच्छा लगता है। अपनी कोई फेवरेट कॉमिक हो तो उसका भी नाम जरूर लिखिएगा। ला ना पाई सही, लेकिन ढूंढने की कोशिश जरूर करूंगी। चलती हूँ, मिलती हूँ फिर दूसरी कॉमिक में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।